डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी केमिस्ट्री की तैयारी जो है आप लोगों की ज़ोरों शोर से जारी होगी। उस तैयारी के अंदर आपको मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो फुल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहा होगा। तो अपने इस चैनल के ऊपर मैं जो है प्लान्स जो हैं प्रिपरेशन प्लान्स वो भी अपलोड कर चुका हूँ। कोई मुश्किल काम नहीं है। 11 चैप्टर्स प्लान है, 8 चैप्टर्स प्लान है और 5 चैप्टर्स प्लान है। डिफरेंट टाइप के 3 प्लान से मैंने अपलोड किए हैं। आपको जो भी प्लान सूट करे आप उसके अकॉर्डिंग भी अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपकी तैयारी के अंदर आप लोगों को हेल्प प्रोवाइड करने के लिए आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 14 दैट इज मैक्रोमोलिक्यूल्स। इसके मोस्ट वांटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को आज बताऊंगा और समझाऊंगा भी। चैप्टर नंबर 14 बच्चों एक बहुत लेंथी चैप्टर है और इसको जो है 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, इसमें पॉलीमर्स भी हैं, इसमें लिपिड्स भी हैं, इसमें प्रोटीन्स भी हैं, इसमें न्यूक्लिक एसिड्स भी हैं। तो इतने लेंथी चैप्टर्स के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन हम कौन कौन से प्रिपेयर करें ये जज करना स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो जाता है। तो मैं अपने इस लेक्चर के अंदर आप लोगों के साथ वो शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो पास पेपर्स के अंदर मैक्सिमम टाइम रिपीट हो चुके हैं और इंशाल्लाह इस साल भी इन्हीं में से क्वेश्चन जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो आइए इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 14 मैक्रोमोलिक्यूल्स। पहला मोस्ट वांटेड शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, थर्मोसेटिंग पॉलीमर दोनों का डिफरेंस आपसे पूछ लिया जाता है और बेतहाशा दफा जो है ये आया हुआ है। अब बेटा आप याद रखेंगे थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर ऐसा पॉलीमर होता है जिसको बेटा अगर आप हीट करें, हीट करने पे वो आपके पास मेल्ट हो जाए। जब कोई चीज मेल्ट होती है तो सॉफ्ट हो जाती है। तो गर्म करने पर मेल्ट होने के बाद वो सॉफ्ट हो जाए और जब आप उसी सॉफ्ट हुए या मेल्ट हुए पॉलीमर को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दें तो वो दोबारा हार्ड हो जाए, ऐसे पॉलीमर को बेटा हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। अब इसके अंदर जो है हीट करने पे ये क्यों सॉफ्ट हो जाता है या क्यों मेल्ट हो जाता है बेटा, उसकी रीजन है कि थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर में वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मौजूद होती हैं जो हीट करने पर टूटती हैं और पॉलीमर को सॉफ्ट बना देती हैं। और दूसरा इसका फायदा क्या होता है, कैन बी रीशेप्ड। आप इस पॉलीमर को दोबारा नई शेप के अंदर ढाल सकते हो, दोबारा रीमोल्डिंग कर सकते हो। वो कैसे है कि जब आप हीट करते हो तो ये सॉफ्ट हो जाता है। जब ये सॉफ्ट होता है तो आप इसे किसी भी सांचे के अंदर रख दें, ठंडा होने पर ये उसी सांचे की शक्ल इख्तियार करके हार्ड हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद बेटा आप एग्जाम्पल याद कर लेंगे। पीवीसी पाइप हमारे घरों में पानी की फिटिंग के अंदर यूज हो रहे होते हैं। ग्रीन कलर के जो पाइप्स हैं पीवीसी पाइप वो इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं। और दूसरा पॉलीथीन जो शॉपर जिन्हें हम कहते हैं, शॉपिंग बैग्स कहते हैं, वो इसके एग्जाम्पल में बेटा आ जाते हैं। थर्मोसेटिंग पॉलीमर में आप याद रखेंगे ऐसे पॉलीमर जो हीट करने पर हार्ड हो जाएं। अब ये हीट करने पर हार्ड क्यों होते हैं, सख्त क्यों होते हैं बेटा, क्योंकि इनके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मौजूद होती हैं। कौन सी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मौजूद होती हैं बेटा जी, कोवलेंट बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। तो चूंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं, आप हीट करते हैं तो फोर्स इतनी आसानी से नहीं टूटती, इसलिए पॉलीमर हार्ड हो जाता है। और दूसरी बात याद रखेंगे, कांट बी सॉफ्टन अगेन ऑन कूलिंग। और ठंडा करने पे वो दोबारा फिर जो है वो नरम नहीं होगा, वो हार्ड का हार्ड ही रह जाएगा। अगर कोई चीज आपके पास हार्ड फॉर्म के अंदर रह जाती है तो आप उसको रीशेप नहीं कर सकते या आप जब किसी सांचे में ढालकर उसे नई शक्ल नहीं दे सकते। रीजन क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। एग्जाम्पल है बेटा आप दो याद कर लेंगे, एक बेकलाइट पॉलीमर है आपके पास, दूसरा यूरिया है। बेकलाइट आपको चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल फिनोल और ईथर्स के चैप्टर में पढ़ा है। इसको बनाने के लिए आपको फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड ये दो मॉलिक्यूल या मोनोमर्स रिक्वायर होते हैं। और दूसरी बात बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट आप याद रखेंगे कि थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर जो है इसका अगर आपसे पूछ लिया जाए मैकेनिज्म क्या है तो ये हमेशा आपके पास बनता है एडिशन पॉलीमराइजेशन से। और जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर है ये आपके पास बनता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से। अब ये एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होती है इसको भी हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारा यही है, एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का डिफरेंस है। बेटा एडिशन पॉलीमराइजेशन हम डिफाइन करते हैं अनसैचुरेटेड मोनोमर्स। किसी भी पॉलीमर को बनाने के लिए जो मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं या सिंगल मॉलिक्यूल को हम नाम देते हैं मोनोमर का, वो मोनोमर होना चाहिए अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब उसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए। अब ये अनसैचुरेटेड मोनोमर्स आपस में कंबाइन होंगे तो एज अ रिजल्ट आपके पास क्या होगा,
विदाउट एलिमिनेशन ऑफ वाटर, पानी यहाँ से एलिमिनेट नहीं होगा, जस्ट एडिशन होगी, दो चीजें आपस में मिलेंगी, उनके मिलने से जो पॉलीमर बनेगा दैट इज एडिशन पॉलीमर। एग्जाम्पल में आप देख लें, पॉलीस्टाइरीन की एग्जाम्पल आ जाती है। मैंने यहाँ पर पॉलीस्टाइरीन का स्ट्रक्चर जो है वो आप लोगों को लिए ड्रॉ करता हूँ। CH2 डबल बॉन्ड CH, इसमें बेटा अगर मैं नीचे लगा दूं C6H5, तो ये आपके पास बेटा आ जाता है स्टाइरीन। इसको हम कहते हैं स्टाइरीन का मोनोमर। अब बेटा इस स्टाइरीन के जब एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स या एन, मैं यहाँ पर एन लिख देता हूँ, एन का मतलब एक से ज्यादा, वो 5000 हो 10,000 हो वर्ष है, लेकिन एक से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे, अब पॉलीस्टाइरीन बनेगा। बेटा पॉलीस्टाइरीन बनाने का आसान तरीका, आप यहाँ से एक स्पाई बॉन्ड को तोड़ देंगे। इसको तोड़ने के बाद अब आपके पास क्या बचा बेटा, आप इसको आगे लिखेंगे, ये देखें आपके पास बचा CH2, हम लिख देते हैं CH2, एक बॉन्ड टूट गया, एक बॉन्ड रह गया, तो मैं लिख देता हूँ CH, उसके बाद नीचे क्या है C6H5। क्लियर। उसके बाद बेटा आपने क्या करना है कि इसी वाले CH2 से दोबारा इसको लिखना शुरू करना है या चेन को आगे बढ़ाना है, तो अब आप क्या लिखेंगे CH2, उसके बाद बेटा सिंगल बॉन्ड, फिर क्या है CH, फिर क्या है C6H5, फिर आप इसके गिर्द एक स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो लगा देंगे। स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बाद आप यहाँ पर लिख देंगे N। N का मतलब एक से ज्यादा मॉलिक्यूल यहाँ पर कंबाइन हुए हैं और ये चेन जो है वो आगे चलती चली जा रही है, ये बॉन्ड आप आगे शो करते हैं। अब ये चीज बन गई है बच्चों, इसको हम नाम दे देते हैं पॉलीस्टाइरीन का। इसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए था, स्टाइरीन का मॉलिक्यूल चाहिए था। तो ये शॉर्ट में पूछ लिया जाता है हाउ पॉलीस्टाइरीन इज मेड, तो आप ये रिएक्शन लिख सकते हैं कि स्टाइरीन का मोनो, एक से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे तो पॉलीस्टाइरीन बनेगा। कैसे बनेगा तरीका आपको बता दिया। कंडेंसेशन का वर्ड जहां पर भी आ जाए, इसका मतलब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे और वहां पर वाटर की एलिमिनेशन होगी या किसी और मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन होगी, लेकिन यहाँ पर पॉलीमर्स के केस में वाटर की एलिमिनेशन होती है। हमने क्या कहा डेफिनेशन में, मोनोमर्स हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ऐसे मोनोमर्स आपस में मिले जिनमें फंक्शनल ग्रुप मुख्तलिफ हो, उनके कंबाइन होने पर पानी का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो, तो जो पॉलीमर बनेगा दैट इज कंडेंसेशन पॉलीमर, और मैकेनिज्म कहलाएगा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है डेक्रोन की, इसका दूसरा नाम होता है पॉलीएस्टर। कई दफा वो अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है हाउ पॉलीएस्टर या हाउ डेक्रोन इज मेड या सिंथेसाइज, तो आप इसको यहाँ पर अलग से भी लिख लेंगे कि ये अलग से भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछ लिया जाता है। अब बच्चों डेक्रोन या पॉलीएस्टर को बनाने के लिए हमें जो दो मोनोमर्स चाहिए, मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। एक मोनोमर तो है आपके पास बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं इसका स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रॉ करता हूँ और आपको समझाता हूँ कि इसको बनाना कैसे है। आपने बेटा सबसे पहले तो बेंजीन है, तो आप बेंजीन रिंग बना लें। बेंजीन रिंग बनाने में तो आप सब जो है वो अच्छी कला रखते हैं या आप लोग जो है अच्छी महारत रखते हैं। बेटा ये बेंजीन रिंग बन गया, इसके अंदर हम इस सर्कल डाल देते हैं जो तीन बॉन्ड्स को या सैचुरेशन को शो करता है। उसके बाद आपने इसकी नंबरिंग कर लेनी है। नंबरिंग आपने बेटा यहाँ से शुरू करनी है, ये देखिए 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6। अब उसने कहा बेंजीन 1 और 4 यानी कि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 पर क्या लगाना है, डाई का मतलब दो, कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब दो कार्बोक्सिल ग्रुप्स लगाने हैं। किन पोजीशंस पर, 1 और 4 पर, तो हम लगा देते हैं। कार्बन नंबर 1 पर मैंने यहाँ पर लगा दिया C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिल ग्रुप लगा दिया। कार्बन नंबर 4 पर भी मैं क्या लगा दूंगा, यही कार्बोक्सिल ग्रुप C डबल बॉन्ड OH। ले जी आपका बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। बड़ी आसानी से मैंने आपको यहाँ पर बनाकर दिखाया और सिखाया भी। होप सो सबको क्लियर हो गया होगा। इथाइलिन ग्लाइकोल अब हमने ड्रॉ करना है बच्चों। इथाइलिन जो है इसको आप इथीन भी कहते हैं, सबको इसका फॉर्मूला आता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 पड़ा था, लेकिन आज हम यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। उसके बाद ग्लाइकोल आ गया। ओल का वर्ड जहां पर भी आ जाए इसका मतलब क्या होता है, अल्कोहल। अल्कोहल का मतलब यहाँ पर OH ग्रुप हो, तो आप क्या करेंगे कि इथाइलिन के इस साइड के ऊपर आप लगा देंगे OH और एक आप इधर लगा देंगे OH। ये आपके पास बन गया इथाइलिन, दो कार्बन।
ग्लाइकोल का मतलब 2 H ग्रुप्स आ गए, 2 कार्बन वाली अल्कोहल को हम ग्लाइकोल कह देते हैं। अब बेटा जी काम क्या होना है आपके पास कि ये जो बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है ये यहाँ से OH देगा और यहाँ से H जो है ये मिलेगा, यानी कि वाटर बन के निकल जाएगा। इसी तरह से बेटा जी जो ये वाला OH है ये कंबाइन होगा इस वाले इथाइलिन ग्लाइकोल के एंड वाले H के साथ। तो इस पूरे रिएक्शन के अंदर आपके पास 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एलिमिनेट। जो चीजें बच गई हैं उनको आप लिख लें। यही जो है वो ऑर्गेनिक का फायदा है कि जो चीजें निकाल ली हैं उनको निकाल दें, जो बच गई हैं उनको लिख लें। अब बेटा जी OH तो निकल गया, क्या बच गया, C डबल बॉन्ड हो, तो आप क्या लिखेंगे, C, इसका साइड पर बॉन्ड भी है, C डबल बॉन्ड हो बॉन्ड। फिर आगे क्या था आपके पास, बेंजीन रिंग, तो हम दोबारा बना लेते हैं जी बेंजीन रिंग। ये आपका आ गया बेंजीन रिंग। उसके बाद बेंजीन रिंग के साथ आगे क्या है, C डबल बॉन्ड O लगा दिया। फिर OH था निकल गया, इसका H निकल गया, क्या बच गया O। तो हम यहाँ पर जिस कलर से है उसी कलर से O लगा देते हैं। फिर आगे बॉन्ड है, फिर आगे क्या है बेटा जी, CH2 दो दफा है तो मैं लगा देता हूँ जी CH2 और आगे एक H निकल गया, O बच गया, तो मैं आगे क्या लगा देता हूँ, O लगा देता हूँ। और इधर में हम शो कर देते हैं कि चेन कंटिन्यू है। यहाँ पर आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है एंड में और नीचे लिख देना है N। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, पॉली एस्टर बन जाएगा। बेटा एस्टर लिंकेज क्या होती है अगर मैं आपको समझाऊं तो आप ये देखें कि ये वाला आपका बेंजीन रिंग जो है दिस इज योर R, उसके बाद यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, फिर आगे O है और फिर आगे ये जो CH2 वाली चेन जा रही है ये आपका क्या है, R है। So what is R? C double bond OR. This is called बेटा दी ester linkage. This is called ester linkage. अब चूंकि इस पॉलीमर के अंदर एस्टर लिंकेज बन गई है इसलिए हमने इसको नाम क्या दे दिया, पॉली एस्टर का। तो इसको बनाने के लिए 2 मोनोमर्स चाहिए थे, वो हमने राइट किए, वाटर एलिमिनेट हुआ, पॉली एस्टर लिंकेज जो है उसकी फॉर्मेशन होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की डेफिनेशन पूछ के आपसे पूछ लिया जाता है जी हाउ पॉलीएस्टर इज मेड, तो आपको ये रिएक्शन जेन में होना चाहिए, मोनोमर्स के नाम जेन में होने चाहिए, आप इसको राइट अप कर सकते हैं। बेटा जी आगे बढ़ते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ पीवीसी इज प्रिपेयर्ड, पॉलीविनाइल क्लोराइड को कैसे बनाते हैं, आप उसके यूजेस भी बताएंगे। बेटा जी पीवीसी को बनाने के लिए आपको उसके मोनोमर का नाम आना चाहिए जो कि होता है विनाइल क्लोराइड। हम इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लेते हैं। बेटा जी विनाइल ग्रुप हम कहते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, और इस विनाइल ग्रुप के साथ हम यहाँ पर एक Cl ग्रुप लगा दें तो ये बन जाता है विनाइल क्लोराइड। इसके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे क्योंकि आप पॉलीमराइजेशन को पढ़ रहे हैं तो एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे। और आप कुछ कंडीशंस याद रखेंगे कि आपने टेम्परेचर यहाँ पर देना है बेटा जी 52 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर देना है 9 atm। ये एमसीक्यू में पूछ लेता है कंडीशंस। नेक्स्ट क्या काम करना है कि हमने यहाँ से एक पाई बॉन्ड को तोड़ना है और इसको तोड़ने के बाद क्या बचा आपके पास, CH2CH और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास Cl। उसके बाद मैंने आपको सिखाया था पॉलीस्टाइरीन के अंदर कि आपने इसी वाले फर्स्ट मॉलिक्यूल को दोबारा आगे उठा के लिखना है। तो आप आगे क्या लिखेंगे, CH2, आप आगे लिखेंगे CH2 बॉन्ड CHCl। क्लियर। उसके बाद मैंने आपको सिखाया है कि आपने यहाँ पर एक बॉन्ड आगे शो कर देना है कि मतलब आगे भी चेंज चल रही है, मजीद बनाना हो तो दोबारा आगे उठा के लिखेंगे CH2 बॉन्ड CHCl। इस तरह से n मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे और ये बन जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। उसके यूजेस सिंपल से हैं, फ्लोर कवरिंग्स में, पाइप्स में, ग्रामोफोन रिकॉर्डर में यूज होता है, आप इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि फॉर्मेशन ऑफ नाइलॉन 6,6 कैसे बनता है। नाइलॉन 6,6 बनाने के लिए आपको एक तो एडीपी एसिड चाहिए और एक हेक्सामिथाइलिन डाइमाइन चाहिए। बेटा ये दो इसके मोनोमर्स हैं, आपको एज इट इज याद करने पड़ेंगे। एडीपी एसिड का मैंने कॉमन नेम लिख दिया है हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, ताकि आप लोग इसका स्ट्रक्चर जो है वो इजीली ड्रॉ कर सकें। अब वो कहता है बेटा जी हेक्सेन, हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन, तो हम क्या करते हैं 6 कार्बन बना लेते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 बना लिए। अब वो कहता है 1 और 6
पोजीशन के ऊपर आपने डाई का मतलब 2, ओइक का मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो लगाने हैं। तो हम लगा देते हैं कार्बन नंबर 1 पे C डबल बॉन्ड OH, 4 1 2 3 4 5, इधर भी हम लगा देते हैं C डबल बॉन्ड OH। बाकी आप हाइड्रोजन पूरे कर दें, CH2, दो हाइड्रोजन सबके साथ आएंगे, आप लगा दें। तो ये आपका हेक्सेन डाइओइक एसिड या एडिपिक एसिड का मॉलिक्यूल जो है वो तैयार हो गया। पहला मोनोमर हमने बना लिया, दूसरा मोनोमर बनाने जा रहे हैं, दैट इज हेक्सा। हेक्सा का मतलब 6, मिथाइलिन का मतलब 6। इसका मतलब आपने क्या करना है कि CH2 यानी कि मिथाइलिन ग्रुप ये कितने लगाने हैं, हेक्सा का मतलब 6 लगाने हैं, लगा दिए। फिर आगे क्या है, डाई का मतलब 2, और अमाइन का मतलब बेटा आपको बखूबी पता है, वो होता है NH2। तो इसका मतलब 2 अमाइन ग्रुप्स लगाने हैं आपने। तो हम लगा देते हैं यहाँ पर एक NH2 और एक हम लगा देते हैं यहाँ पर NH2। क्लियर, ये हेक्सामिथाइलिन डाइमाइन आ गया। अब होगा क्या, यहाँ पर भी आपके पास कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगी, और आपके पास बेटा जी ये काम होगा कि यहाँ से OH, और यहाँ 2 हाइड्रोजन है, आपको समझाने के लिए ना मैं यहाँ पर इनको अलग अलग करके लिख देता हूँ। N बॉन्ड H और एक H में इसका नीचे लगा देता हूँ। तो OH इस H के साथ मिलेगा, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। इसी तरह से ये वाला OH इस वाले एक H के साथ मिलेगा, दूसरा पानी का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और ये दूसरा H हम नीचे लगा देते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। अब मैंने आपको बताया जो चीजें बच गई हैं उनको आप सिंपली राइट कर लें। अब आपके पास क्या बच रहा है बच्चों, C डबल बॉन्ड हो, आप इसको लिख लें C डबल बॉन्ड हो, आगे क्या है CH2, फिर आगे क्या है CH2, फिर CH2, फिर क्या है CH2, फिर आपके पास क्या है C डबल बॉन्ड O, फिर C डबल बॉन्ड O का बॉन्ड बन रहा है किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, जिसके पास एक H नीचे की तरफ लगा है। फिर आगे है CH2, क्या है जी 6 है, फिर आगे क्या है N है, नीचे क्या है H है, और यहाँ पर आगे बॉन्ड बन जाएगा इसका, यानी कि मजीद आगे चीज चलती रहेगी। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा के यहाँ पर N लिख देना है, तो ये आपके पास बन जाएगा नाइलॉन 66। अब नाइलॉन 66 का जो दूसरा नाम होता है वो होता है पॉलीमाइड रेजिन्स, भी इनको कहते हैं। पॉलीमाइड रेजिन्स क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि इनमें बेटा जी अमाइड लिंकेज मौजूद होती है। व्हाट इज अमाइड लिंकेज, C बॉन्ड N, कार्बन बॉन्ड नाइट्रोजन, दिस इज कॉल्ड अमाइड लिंकेज। तो दूसरा नाम होता है हाउ पॉलीमाइड रेजिन्स आर मेड या नाइलॉन 66। अमाइड रेजिन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें C बॉन्ड एन या कार्बन बॉन्ड एन जो है वो अमाइड लिंकेज मौजूद होती है। अब बच्चों दूसरा क्वेश्चन आता है व्हाई इट इज नेम्ड सो, नाइलॉन 66 को 66 का नाम क्यों दिया, 2 दफा 6 लगाने का मतलब क्या है बेटा। आप इसके मोनोमर्स देखें, जो पहला मोनोमर है उसके अंदर भी 1 2 3 4 5 6 कार्बन मौजूद है, जो दूसरा मोनोमर है उसमें भी 6 कार्बन मौजूद है। तो आप क्या कहेंगे कि नाइलॉन 66 को बनाने के लिए जो दोनों मोनोमर्स चाहिए, यानी कि बोथ एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डाइमाइन बोथ हैव 6 कार्बन एटम, so that's why it is named as nylon 66। क्लियर। अगला शॉर्ट क्वेश्चन आता है हाउ फैट्स एंड ऑयल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट है और इंतहाई आसान शॉर्ट है। फैट्स के लिए हम टर्म यूज करते हैं ट्राइग्लिसराइड्स की, ऑयल्स के लिए भी टर्म यूज करते हैं ट्राइग्लिसराइड्स की, लेकिन फैट्स में और ऑयल्स में फर्क कहां पर आता है कि फैट्स को हम कहते हैं ट्राइग्लिसराइड्स हैविंग सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ऐसे लिपिड जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड मौजूद हो उनको फैट्स कह देते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स हैविंग अनसैचुरेटेड, जिनमें डबल बॉन्ड आ जाए उनको हम ऑयल कह देते हैं। फिजिकल स्टेट की बात करें तो फैट्स आपको हमेशा सॉलिड या सेमी सॉलिड स्टेट में देखने को मिलेंगे, जैसे बटर हो गया आपके पास और मक्खन हो गया। और अगर ऑयल्स को आप देखें तो आप देखें कुकिंग ऑयल लिक्विड स्टेट में होता है, तो ये आपको लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलेंगे। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो फैट्स के हमेशा हाई होते हैं। क्यों हाई होते हैं जी, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं। ये लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, फोर्सेस वीक होती हैं, इसलिए ये इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स लो होंगे। बेटा अगला शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंस बिटवीन स्पोनिफिकेशन नंबर एंड एसिड नंबर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट है स्पोनिफिकेशन नंबर वाला और एसिड नंबर वाला। स्पोनिफिकेशन नंबर, अब आप पहले ये समझे स्पोनिफिकेशन का मतलब क्या है। स्पोनिफिकेशन का मतलब होता है बेटा सोप फॉर्मेशन, कि मैंने यहाँ पर भी लिखा स्पोनिफिकेशन का मतलब सोप फॉर्मेशन, ऐसा कुछ जिसमें साबुन बना जाए उसको हम स्पोनिफिकेशन कहते हैं। बेटा आप याद रखेंगे कि साबुन बनाने के लिए ना आपको 2 चीजें चाहिए होती हैं, एक आपको चाहिए होता है फैट, दूसरी आपको चाहिए होती है कोई एल्कली या बेस। कौन कौन सी यूज कर सकते हैं, NaOH और KOH। इन दोनों को मिलाने पे आपके पास बनता है एक सॉल्ट, किसका सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड का।
और सॉल्ट को हम कह देते हैं सोप या साबुन। अब स्पोनिफिकेशन नंबर का मतलब क्या है कि किसी भी फैट या ऑयल से अगर आपने साबुन बनाना है तो साबुन बनाने के लिए आपको एल्कली या बेस की कितनी अमाउंट चाहिए। तो मैं आसान लफ्जों में कहूँ तो कहूँगा अमाउंट ऑफ बेस रिक्वायर्ड फॉर सोप फॉर्मेशन बाय 1 ग्राम ऑफ फैट, कि 1 ग्राम फैट तो मुझे दे देगा भाई से साबुन बना के दो, तो मुझे उसके उसका रिएक्शन NaOH बेस से करवाना पड़ेगा। मैं बेस की कितनी अमाउंट लूंगी मुझे कहां से पता लगेगी, कॉन्जुगेशन नंबर से। डेफिनेशन देखते हैं जी, नंबर ऑफ NaOH, यानी कि आपने मिलीग्राम में अमाउंट फाइंड करनी है बेस की NaOH की और KOH की, रिक्वायर्ड फॉर सोप फॉर्मेशन बाय 1 ग्राम ऑफ फैट। तो आपको NaOH और KOH की जितनी अमाउंट चाहिए साबुन बनाने के लिए उतना उसका स्पोनिफिकेशन नंबर होगा। एग्जाम्पल में मैंने बेटा जी लिख दिया ग्लिसरॉल ट्राइपाल्मिटेट, एक आपके पास फैट होता है, अगर मुझे इससे साबुन बनाना है तो मुझे इसके अंदर 208 मिलीग्राम जो है वो NaOH डालना पड़ेगा 1 ग्राम ग्लिसरॉल ट्राइपाल्मिटेट के अंदर। ये होता है स्मॉलिफिकेशन नंबर। एसिड नंबर बेटा आपको क्या बताता है, नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ NaOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 1 ग्राम ऑफ फैट। अब आप देखिए ना, अगर गौर करें तो स्पोनिफिकेशन नंबर और एसिड नंबर दोनों की डेफिनेशन सेम है, फर्क सिर्फ यहाँ पर आ रहा है कि रिक्वायर्ड फॉर सोप फॉर्मेशन यहाँ पर मैंने लिख दिया रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 1 ग्राम ऑफ फैट। यहाँ भी नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ NaOH और KOH है, यहाँ पर भी नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ NaOH और KOH है। अब बच्चों एसिड नंबर हमें बताता है कि किसी भी लिपिड के अंदर फ्री फैटी एसिड्स कितने हैं। अब ये फ्री फैटी एसिड्स कहाँ से आए, फ्री फैटी एसिड जब कोई भी फैट या ऑयल खराब होता है तो उसके अंदर दो तरह के रिएक्शन होते हैं, वो भी आगे हम देखेंगे। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है एसिडिटी के अंदर, किसी भी फैट या ऑयल जब खराब होता है तो उसके अंदर हाइड्रोलिटिक या ऑक्सीडेटिव ये दो तरह के रिएक्शन होते हैं। इन रिएक्शंस के बाद उस लिपिड में से फैट और फैटी एसिड और एल्डिहाइड जो वो निकलते हैं। जो फैटी एसिड निकलते हैं लिपिड के अंदर से उनको हम कहते हैं फ्री फैटी एसिड्स, और इन फ्री फैटी एसिड्स की वजह से उस लिपिड के अंदर से एक गंदी स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है और वो लिपिड खराब हो जाता है। तो एसिड नंबर आपको बताता है कि उस लिपिड में कितने फ्री फैटी एसिड्स हैं। जितने फ्री फैटी एसिड्स ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा गंदी स्मेल उस फैट या ऑयल में से आएगी और उतना ही आपका फैट या ऑयल क्या जो है वो खराब हो जाएगा। अब ये खराब होता कैसे है, कभी हम फैट या ऑयल को यानी कि मक्खन को अगर आप देखें, आप गर्मियों में उसको फ्रिज में नहीं रखते, आप उसको बाहर रख देते हैं तो उसमें से एक स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। उस स्मेल जो है वो इस चीज का इंडिकेशन है कि आपका फैट खराब हो गया है। स्मेल आई किस वजह से है, क्योंकि उसके अंदर फ्री फैटी एसिड जो है वो वहां पर मौजूद थे, इसलिए इसे हम एसिड नंबर कह देते हैं। अगला है आयोडीन नंबर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शोर है। आयोडीन नंबर सिंपल कॉन्सेप्ट दूं तो मैं कहूंगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, किसी भी फैट में कितने डबल बॉन्ड्स हैं ये कौन बताएगा, आयोडीन नंबर। फिर बेटा मैंने लिखा हाई आयोडीन नंबर अगर होगा तो इसका मतलब ज्यादा डबल बॉन्ड है, लो आयोडीन नंबर है तो इसका मतलब कम डबल बॉन्ड्स है। डेफिनेशन देखें बेटा आपके पास है नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ आयोडीन, आयोडीन के आपको कितने ग्राम्स चाहिए, जो आप 100 ग्राम ऑफ फैट में ऐड करेंगे उससे आपको मिल जाएगा आयोडीन नंबर। एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, बुक में तो गिवन नहीं थी, आप नोट कर लेंगे। आयोडीन नंबर ऑफ ग्लिसरॉल ट्राइपाल्मिटेट क्या होता है, 0। इसका आयोडीन नंबर क्यों 0 होता है बेटा जी, क्योंकि ये जो है वो होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड का मतलब इसमें सारे क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड्स नहीं होते, इसलिए इसका आयोडीन नंबर क्या होता है, 0। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट है जी रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का वर्ड निकला है रेंसिड से, जिसका मतलब होता है गंदी बदबू या स्मेल। होता क्या है, फैट्स और ऑयल्स स्पॉइलेज खराब होने पर गिव फाउल स्मेल, एक गंदी बदबू देते हैं, इसको हम कहते हैं रेंसिडिटी। ये गंदी स्मेल आती क्यों है, रीजन लिखिए जी, हाइड्रोलिटिक या ऑक्सीडेटिव ये दो तरह के रिएक्शन होते हैं किसी भी फैट में या ऑयल में। इन दो रिएक्शंस के नतीजे में क्या बनता है, एल्डिहाइड्स बनते हैं और फैटी एसिड्स बनते हैं, जिसकी वजह से स्मेल जो है वो आना स्टार्ट हो जाती है और आपका फैट या ऑयल जो है वो खराब हो जाता है। अगला जी शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म स्पोनिफिकेशन। स्पोनिफिकेशन का मतलब सोप फॉर्मेशन, मैंने आपको पहले भी बताया सोप बनाने के लिए फैट या ऑयल का रिएक्शन आप किसी एल्कली से कराएंगे NaOH या KOH के साथ, एज अ रिजल्ट सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, इसको हम क्या देते हैं सोप, और साथ में 3 पानी के मॉलिक्यूल एलिमिनेट होंगे। अब ये देखिए बेटा, अब हम सोप फॉर्मेशन का प्रोसेस करेंगे। इसको बनाने के लिए एक मुझे चाहिए ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल, जो कि मैंने यहाँ पर आपके सामने जो है, सॉरी, इसके लिए हमें चाहिए ट्राइग्लिसराइड का मॉलिक्यूल। ट्राइग्लिसराइड क्या है, ट्राइग्लिसराइड बेसिकली हम फैट या ऑयल को भी कहते हैं, तो ये हमने ट्राइग्लिसराइड का
मॉलिक्यूल लिया, इसका आपको स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा, CH2O C डबल बॉन्ड O R CHO, ये सारा स्ट्रक्चर आप याद कर लेंगे। इसका रिएक्शन हम कराएंगे 3 NaOH के मॉलिक्यूल्स के साथ। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर काम आपने क्या करना है। NaOH के अंदर बेटा आपके पास एक मौजूद है H, पहले तो आप H को पकड़ लें इधर से। 3 NaOH का मतलब आपके पास 3 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के ऊपर लिख दें, तीनों ऑक्सीजन के ऊपर 3 हाइड्रोजन लिख दिए। उसके बाद आप क्या करें कि यहाँ से जो ये वाला बॉन्ड है इसको तोड़े, यहाँ से इसको तोड़े, यहाँ से इसको तोड़े, तो अब क्या बन जाएगा CH2OH, CHOH, CH2OH। इसको हम आगे लिख लेते हैं, आपका बेटा बन जाएगा CH2OH, CHOH और एंड में दोबारा क्या आ जाएगा CH2OH। ये 3 कार्बन वाली अल्कोहल बनती है जिसका नाम होता है बेटा ग्लिसरॉल। H तो आपने निकाल लिया, NaOH से पीछे क्या बच गया ONA बच गया। अब ONA को आपने कहां पर लिखना है, उसको बेटा आपने लिखना है यहाँ पर C डबल बॉन्ड O के साथ मिला के, ONA को आप यहाँ पर लिखेंगे। तो अब आपके कैसे इसको लिखेंगे, इस साइड से लिखना शुरू करेंगे और इस तरफ आएंगे, आप लिखेंगे R C डबल बॉन्ड O NA, नीचे भी क्या है R C डबल बॉन्ड O NA, फिर भी क्या है नीचे R C डबल बॉन्ड O NA। ये जो आपके पास बना है दिस इज योर सोप या दिस इज योर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो सोप की फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट है हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स। हार्डनिंग का मतलब है हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स, यानी कि ऑयल्स के अंदर अगर आप हाइड्रोजन ऐड करें, हाइड्रोजन हमेशा वहां ऐड होती है जहां पर अनसैचुरेशन होती है, यानी कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, जैसे आपने चैप्टर नंबर 8 में अल्कीन्स की और अल्काइंस की हाइड्रोजनेशन करवाई। तो यहाँ पर हम ऑयल्स की हाइड्रोजनेशन करवाएंगे, क्यों? क्योंकि ऑयल्स के अंदर डबल बॉन्ड मौजूद होता है, वो अनसैचुरेटेड होते हैं। तो मैंने बेटा एक स्ट्रक्चर लिखा है ग्लिसरॉल ट्राइपाल्मिटेट का, ये एक ऑयल है। स्ट्रक्चर क्या है आप याद करेंगे, CH2O C डबल बॉन्ड O CH2 7, फिर यहाँ पर CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड मौजूद है। सेकंड में आप देखें यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है। इसमें 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हम ऐड करेंगे या 3 मोल हाइड्रोजन आप ऐड करेंगे। इसका मतलब 3 2 6, 6 हाइड्रोजन के एटम डाल रहे हैं। तो कहाँ कहाँ पर ऐड होंगे बेटा, जहां पर डबल बॉन्ड होगा ना, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन का एटम आप इधर डाल देंगे, दूसरा आप इधर ऐड कर देंगे, फिर यहाँ से दूसरा डबल बॉन्ड तोड़ेंगे, तीसरा हाइड्रोजन का एटम यहाँ आ जाएगा, चौथा हाइड्रोजन का एटम इधर आ जाएगा, फिर पांचवा हाइड्रोजन का एटम यहाँ पर और छठा हाइड्रोजन का एटम यहाँ पर। तो 3 2 6, मैंने 6 हाइड्रोजन के एटम डाले थे, और जहां जहां डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड टूटेगा 2 हाइड्रोजन ऐड, एक डबल बॉन्ड टूटेगा 2 हाइड्रोजन ऐड, इस तरीके से आप इसको एडअप करेंगे। अब बाकी जो स्ट्रक्चर है उसको हम राइट कर लेते हैं। अब आपका स्ट्रक्चर शुरू होता है बेटा जी CH2O C डबल बॉन्ड O, फिर क्या था CH2 7, फिर आगे था CH डबल बॉन्ड CH। अब यहाँ पर CH था, एक हाइड्रोजन आपने वो डाल दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड टूट गया, सिंगल बॉन्ड रह गया, फिर CH था, एक हाइड्रोजन और डाला, आपके पास बन गया CH2, फिर आ गया CH2 7 और फिर क्या है CH3, फिर नीचे दूसरी तरफ आ गए CH2 के नीचे बॉन्ड है जी आपके पास CH, आगे है O, फिर क्या है C डबल बॉन्ड O, फिर क्या है जी CH2 7, फिर क्या है CH2 और CH3। बाकी सारा चेन वैसे रहेगी, बस जहां पर डबल बॉन्ड है वहां से आपने बॉन्ड तोड़ना है और 2 हाइड्रोजन ऐड करने हैं। लास्ट में फिर क्या है आपके पास बेटा जी CH2O C डबल बॉन्ड O CH2 7, फिर क्या है CH2 और फिर क्या है आपके पास CH3। अब ये जो आपके पास बना है इसका नेम होता है ग्लिसरॉल ट्राइपोलिएट। अगर आपको नहीं याद हो रहा तो बस आप इतना याद रखेंगे, ये जो चीज बन गई है इसको हम कहते हैं बेटा जी फैट। तो हमने ये देखा कि अगर ऑयल्स की हाइड्रोजनेशन करवाई जाए, यानी कि उनके अंदर हाइड्रोजन ऐड की जाए, तो ऑयल्स की हाइड्रोजनेशन से हमारे पास क्या बन जाता है, फैट बन जाता है। आपके चैप्टर नंबर 8 में भी हाइड्रोजनेशन की जो इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस है वहां पर पढ़ा होगा कि वेजिटेबल ऑयल्स की जब हाइड्रोजनेशन कराई जाती है
तो उसके बाद आपके पास वनस्पति घी बनता है जो कि क्या होता है, फैट। तो इसी तरीके से ऑयल्स के अंदर अगर हाइड्रोजन डालेंगे तो ऑलवेज फैट की फॉर्मेशन होगी। आप इस एग्जाम्पल को कोट करना चाहिए, इसको कोट कर दें, ये अगर मुश्किल लग रही है तो बोर्ड पे जगह तो नहीं है, मैं आपको बोल के बता देता हूँ, आप नोट कर लें। ये जो मैंने लिखा था ग्लिसरॉल ट्राईपाल्मिटेट, इसकी जगह आप लिख देंगे अनसैचुरेटेड ट्राइग्लिसराइड। क्या लिख देंगे, अनसैचुरेटेड ट्राइग्लिसराइड प्लस 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, एरो डाल के आगे क्या लिख देंगे, सैचुरेटेड ट्राइग्लिसराइड, और नीचे ब्रैकेट में लिख देंगे फैट। तो मैंने क्या कहा, अनसैचुरेटेड ट्राइग्लिसराइड के नीचे ब्रैकेट में लिखना है ऑयल प्लस 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, एरो, आगे सैचुरेटेड ट्राइग्लिसराइड और ब्रैकेट में फैट लिख देना है आपने। तो आप उस तरह से भी एग्जाम्पल को लिख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने कुछ 10 शॉर्ट क्वेश्चन जो है डिस्कस किए और ये 10 के 10 इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं। उम्मीद करता हूँ आप इनको प्रिपेयर करेंगे और एग्जाम प्रिपरेशन के अंदर आपकी हेल्प करेंगे। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।